ओम शांति स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Now I am going to discuss the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. जैसा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताया था कि रदरफोर्ड only stated electron revolves around the nucleus in a circular path and he was silent about the electron. ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सिर्फ इन एटॉमिक मॉडल में एक ही स्टेटमेंट दिया गया। अब several scientists arise question in their mind how far distance electron revolving from the nucleus or how many electron revolving around the nucleus in a circular path। और दूसरा बात मैं बताया था कि on the basis of electromagnetic concept it is experimentally proved if any charged particle moves in a circular path that radiate the energy means energy losses। इस तरह से इलेक्ट्रॉन is just like a charged particle revolving around the nucleus in a circular path so that should radiate the energy। और जब धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में ये अब वो स्पाइरल मोशन में आ गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रेडिएट करेगा यानी लॉस करेगा, डिक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में आना चाहिए। बट इलेक्ट्रॉन नेवर फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। यदि चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो उसका रेडिएशन होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट हैपन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो उसका सॉल्यूशन हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल में मिल जाता है कि क्या कारण है कि स्पाइरल मोशन नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट इसका है बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन मूव in different circular path around the nucleus। referred as K, L, M and etc for first, second, third orbit and he told circular path as a cell। ऑर्बिट जो रदरफोर्ड ने बोला था सर्कुलर पाथ को जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट, लेकिन बोर ने इसका नाम दिया सेल। ये इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए डिफरेंट सर्कुलर पाथ। तो इस तरह से एटॉमिक मॉडल में अब ये बात आ रहा है कि न्यूक्लियस में तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिफरेंट सर्कुलर पाथ। अब ये बहुत डिफरेंट सर्कुलर पाथ है एंड ईच सर्कुलर पाथ मीन्स ईच सेल हैज ए फिक्स्ड एनर्जी। हर सेल का अपना अपना फिक्स एनर्जी है, इसलिए इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सो सेल इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। और चूंकि आपका फिक्स होता है इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। एनर्जी फिक्स होता है और स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब है कि इलेक्ट्रॉन, अब यही रीजन है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग
as electron remain in a circular path in a particular orbit that doesn't radiate the energy, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, इसलिए वो अपने सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है. बट वेन एवर इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, यानी एनर्जी आपका रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन हायर सेल से आपको लोअर सेल में आ रहा है कि लोअर सेल से हायर सेल में जाता है. तो आपका इसमें एनर्जी लेवल जो होता है आपका वो के फर्स्ट ऑर्बिट जो है लोअर एनर्जी पजेस करता है, देन सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड सेल, ये इस तरह से. जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ेगा वो ऐसे वैसे उसका एनर्जी बढ़ता है. इसका वैल्यू भी कितना आएगा आगे हम लोग जब डिराइव करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम तो आपको मालूम चलेगा. अभी आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और हर ऑर्बिट का हर सेल का एनर्जी फिक्स होता है. अब सेकेंड पॉइंट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, अब ये बात आता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव करेगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट में करेगा कि सेकेंड ऑर्बिट में मूव करेगा कि थर्ड ऑर्बिट में मूव करेगा. इसके लिए बोर ने ये एक स्टेटमेंट दिया, एनी इलेक्ट्रॉन कैन मूव a particular cell for which angular momentum, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको लीनियर मोमेंटम के बजाय एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. तो जैसे लीनियर मोमेंटम में आपका एम भी होता है, उसमें आप आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ऑर्बिट से. जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हुआ R1, या R2 हो गया, थर्ड ऑर्बिट के लिए R3 हो गया, फोर्थ ऑर्बिट के लिए रेडियस R4 हो गया, इस तरह से. तो फॉर विच एंगुलर मोमेंटम MVR मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n इंटीजर टू h बाई ट्वाइस पाई. पाई 22/7 है. h यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, जहाँ पर वेयर n इक्वल 1 2 3 ये फॉर फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट के लिए आपका है, या सेल भी बोल सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड. कहने का मतलब है आपका जो एंगुलर मोमेंटम जो आपका है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो MVR इक्वल ये होना चाहिए n इंटू एच बाय ट्वाइस पाई. सपोज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करना चाहता है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है कितना होना चाहिए, MVR1 से मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इसका वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए h बाय ट्वाइस पाई. जैसे उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के बराबर आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट आपका वैल्यू होता है 6.66 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है. तो जैसे ये उस वैल्यू के बराबर आएगा h बाय ट्वाइस पाई का, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करेगा. अब किसी इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये इतने के बराबर आता है, ये h बाय पाई. जैसे उसका उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, वो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पोस्टुलेशन था बोर्स एटॉमिक मॉडल में. अब आप लिखिए थर्ड में क्या बोला गया. तो थर्ड में यही बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा तो आपका एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब करेगा. तो आप यहाँ लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम one cell to other cell, energy is released or absorbed. कब रिलीज करेगा, अभी जस्ट बताया
कि हर ऑर्बिट का एनर्जी अपना अपना होता है और फर्स्ट ऑर्बिट का लोअर एनर्जी पजेस करता है। मान लो ये 5 किलो जूल है, n का वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है k, ये l है, ये m है, इसमें आपका 7 किलो जूल पजेस करता है, इसमें मान लीजिए 12 किलो जूल पजेस करता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कि इसमें थर्ड ऑर्बिट में है, इसको आपको यहाँ पर आना है, आपको सेकेंड ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए उसके पास 7 किलो जूल ही चाहिए, ना ज़्यादा रखेगा ना कम रखेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड से सेकेंड में आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो उसके पास 12 किलो जूल पजेस कर रहा था, तो जब यहाँ से यहाँ आना चाहेगा तो एक्स्ट्रा यहाँ 7 किलो जूल के अलावा नहीं रखेगा, तब वो एक्स्ट्रा एनर्जी 5 किलो जूल क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है। या उल्टा, जब आपको सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट में जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें तभी मूव कर सकेगा जब 12 किलो जूल होगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको आपको 5 किलो जूल और चाहिए, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे 12 किलो जूल होगा तो इस ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन इस और थर्ड ऑर्बिट में चला आएगा। समझ गया। तो यहाँ पर व्हेन इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स from higher orbit to lower orbit, energy is released, and when electron jumps from lower to higher cell, energy is absorbed। क्लियर। तब आप मान लीजिए, तब यहाँ लिख सकते हैं डेली इक्वल E2 माइनस E1। यहाँ E2 मीन्स द एनर्जी पजेस इन हायर ऑर्बिट एंड E1 एनर्जी पजेस विथ लोअर एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में, जैसे अभी बताया ना, यदि आपको थर्ड से आपको सेकेंड में आएगा तो 5 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वहाँ 12 किलो जूल पजेस कर रहा है, यहाँ सिर्फ 7 किलो जूल चाहिए। और फिर उल्टा जब ये आपको सेकेंड से थर्ड में जाएगा तो फिर वो 5 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखिए आपको वो इलेक्ट्रॉन थर्ड टू फर्स्ट आने में 5 किलो जूल रिलीज कर रहा है, फिर उसी तरह अकॉर्डिंगली यदि आपको सेकेंड टू थर्ड में जाना चाहेगा तो 5 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया डेली माने एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये हुआ आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर रदरफोर्ड का जो एक ड्रॉबैक था कि क्यों नहीं स्पाइरल मोशन में आता है, और उसका यहाँ आंसर मिल गया कि हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी फिक्स होता है, और जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा तो उसका रेडिएशन नहीं होगा, वो उसका उतनी एनर्जी से वो मूव करता रहेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो बोला गया था कि अभी इसमें बोर बरी स्कीम में भी ये बताया गया है, जो नीचे क्लास में बताया गया है 9th क्लास में, कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, वो भी बोर ने इसको बता चुका है बोर बरी स्कीम में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो आपको लोअर क्लास में दिखाया गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इक्वल 2n²। n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखेगा, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 रखेगा, थर्ड में 18 रखेगा। एनीवे, अब आता है कि जब बोर्स एटॉमिक मॉडल आया तो ये आपका रदरफोर्ड का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया। अब फिर भी इसमें एक ड्रॉबैक आया। साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किया कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइन का ऑब्जर्व करते हैं तो जिस एटम में या जिस आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें आपका स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक में कि जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं मिलता है बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से। तो आप कह सकते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द those atom or ion which contain only 1 electron. If that contain more than 1 electron, that couldn't explained by the Bohr's atomic model. फर्स्ट पॉइंट आपका ड्रॉबैक में या लिमिटेशन में आप लिख सकते हैं
दूसरा बात लिख सकते हैं कि इट डजंट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। बोर्स एटमिक मॉडल के हिसाब से यदि हम जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे तो इसके आधार पे नहीं होता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इसका मतलब इस एटमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट है, चूँकि स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है वो ड्यूरिंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और उसी में स्पेक्ट्रम बनता है। तो जो स्पेक्ट्रम का स्प्लिटिंग होता है, तो जीमैन इफेक्ट क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में जब हम करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमारा बोर एटमिक मॉडल से नहीं होता है। और दूसरा है स्टार्क इफेक्ट, तो ये भी है, एक है आपको मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्क इफेक्ट किसको बोलते हैं? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ, इट इज स्प्लिटिंग of spectral line under इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पे जो स्प्लिटिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइन को, उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। तो बोर्स एटमिक मॉडल कुडंट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, तो इसको भी आप लिमिटेशन में लिख सकते हैं। एंड थर्ड आप पॉइंट लिख सकते हैं, द बोर्स एटमिक मॉडल इज अगेंस्ट द हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आगे चल के बताएंगे हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो वो ये फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता है आपका बोर्स एटमिक मॉडल। सो आपका बोर्स एटमिक मॉडल समझ गया, या आपको इसमें आएगा कि बोर्स डिफेक्ट ऑफ द बोर्स एटमिक मॉडल तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन खुद इसमें जब आपका ड्रॉबैक आया बोर्स एटमिक मॉडल में, तो बोर और एक अदर साइंटिस्ट था जिसका नाम था समरफील्ड, ये दोनों मिलकर वर्क किया और इसको मॉडिफाई किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर समरफील्ड एटमिक मॉडल। लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में पढ़ाई होता है। एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, 11th-12th क्लास में अभी तक तो हम लोग यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, लेकिन आप जब हायर क्लास में जाएंगे, आपका बोर समरफील्ड के हिसाब एटमिक मॉडल के आधार पे जब एक्सप्लेन होता है, तब वहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए इलिप्टिकल पाथ। तो सर्कुलर पाथ की बजाय इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलिप्टिकल पाथ में मूव करता रहता है। ये इलिप्टिकल शेप है ये, और ये सर्कल जो हुआ सर्कुलर पाथ हो गया, यही फ़र्क है। तो ये बात की बात है, अभी तो यहाँ इसको जानना नहीं है, इसलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और वो है आपका बोर्स एटमिक मॉडल के बाद हम लोग आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर, एक्सप्लेन इट। तो ड्यूअल हम लोग एक एब्यूज वर्ड में लेते हैं कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को, अरे बहुत ड्यूअल पर्सन है, मतलब दो डिफरेंट नेचर बिहेवियर का आदमी है। तो केमिस्ट्री में यहाँ भी ड्यूअल है, लेकिन यहाँ एब्यूज वर्ड में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ड्यूअल नेचर मीन्स टू डिफरेंट नेचर, टू डिफरेंट बिहेवियर, और वो टू डिफरेंट बिहेवियर, टू डिफरेंट नेचर क्या है? एक है आपका पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल बिहेवियर भी लिख सकते हो, और दूसरा है वेव नेचर। वेव नेचर। तो चलते हैं हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यदि ये क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन इट, तो आपको ये बताना होगा दोनों को, पार्टिकल नेचर कैसे बोलेंगे और वेव नेचर कैसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो साइंटिस्ट, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, ये बहुत रिसेंटली एक्सेप्ट किया गया है ड्यूअल नेचर। ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैविंग ड्यूअल नेचर मीन्स दो डिफरेंट बिहेवियर है, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर। पार्टिकल बिहेवियर कहने से मतलब क्या होगा कि दैट थिंग्स हैज सिंगल
that thing has single identity, means that is considered as discrete way, माने जिसको हम अलग अलग करके हम समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पेन हुआ, ये पार्टिकल नेचर हुआ, क्रिकेट बॉल हुआ, पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर कहने का मतलब दैट इज कंटिन्यूअस फ्लो, दैट कैन नॉट बी कंसीडर सेपरेटली, जिसको अलग अलग करके नहीं समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग वेव नेचर बोलते हैं। तो आपको यहाँ दिखाना होगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे बोलेंगे ये पार्टिकल है, या आप कैसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एज ए वेव है, आपको वेव बिहेवियर का है। तो एक पार्टिकल नेचर में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम लोग लेते हैं पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर कौन साबित करता है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ कुछ घटनाएं हैं जिस फिनोमेनन को हम लोग बताएंगे कि वो पार्टिकल नेचर में आता है कि वेव नेचर के आधार पे होता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ एक टर्म सुने होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि नहीं सुने हैं तो इसको फिर से समझ लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे कोई भी मेटल है, अब मेटल में यदि हम एक सर्टेन वेवलेंथ या सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रे जब इंसिडेंट कराते हैं तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इजेक्ट करता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस घटना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स यू कैन से व्हेन सर्टेन वेवलेंथ रे इंसिडेंटेड ऑन मेटलिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटलिक सरफेस, दिस phenomenon is called photoelectric effect. And when you say electron is emitting one by one, electron emits from the metallic surface, इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग कंसिडरेशन हो जा रहा है, अलग अलग करके देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन सिंगल आइडेंटिटी हो जा रहा है उसका। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये भी एक घटना है, दैट इज फिनोमिनन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट प्रूव्स इलेक्ट्रॉन is treated as particle या इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर। ओके, एक दूसरा आपको घटना लेते हैं, जैसे कोई मेटलिक सरफेस में हम जिंक सल्फाइड का लेयर कोटेड कर दिए, हम जिंक सल्फाइड में, अब इलेक्ट्रॉन इसमें हम फॉल कराएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये जिंक सल्फाइड कोटेड ऑन मेटलिक सरफेस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें फॉल होता है तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन आपका फॉल होता है तो वहां स्मॉल ट्विंकलिंग स्टार छोटा छोटा सा नजर आएगा। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन गिरता है वहाँ पर एक स्मॉल ट्विंकलिंग होता है जिसको हम सिंटिलेशन बोलते हैं, सिंटिलेशन, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन क्रिएट वन सिंटिलेशन। अब देखिए यहाँ पर यदि कंटिन्यूअस फ्लो होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव जैसा होता तो एक ही जगह सफ्यूज होता और वहाँ एक ही ट्विंकलिंग होता वहाँ पर, यानी एक ही सिंटिलेशन होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ गिरता है और वहाँ पर सिंटिलेशन डेवलप होता है। सो दैट सिंटिलेशन ऑल्सो प्रूव्स द पार्टिकल नेचर और पार्टिकल बिहेवियर। और अब आते हैं हम लोग वेव नेचर को। हाउ कैन यू से इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज वेव, वेव नेचर या वेव बिहेवियर। तो इसके लिए दो टर्म है लाइट में, 12th में ही आपका फिजिक्स चैप्टर लाइट में आपको मिलेगा, वो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और दूसरा टर्मोलॉजी है डिफ्रैक्शन। तो हम थोड़ा सा ये स्टेटमेंट थोड़ा समझा देते हैं क्या है, क्योंकि इसी का आधार पे इसको लिखना है। ऐसे तो आपको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारा डेरिवेशन मिलेगा इंटरफेरेंस से रिलेटेड, डिफ्रैक्शन का, अभी आप जान लीजिए। जैसे इसको समझने के लिए इतना ही समझिए, एक वायर ले लीजिए और टाइटली तुम दोनों एंड को कहीं टाइट कर दीजिए, उसको टाइटली बांध दीजिए उसको, और थोड़ा सा फिंगर से स्ट्राइक कीजिए। ऐसे जैसे स्ट्राइक करेंगे तो इसमें वाइब्रेट होगा, इस तरह से फिगर नजर आएगा वाइब्रेशन का। यानी यहाँ पर क्या है कि एक बार रीइंफोर्स हो जाता है और एक बार पे रेयरिफिकेशन आ जाता है। कहने का मतलब जब वेव फ्लो होता है, ये घटना सिर्फ वेव में ही होता है और किसी में नहीं होगा। तो जैसे ही तुम्हारा वेव प्रोपगेट करता है सर्टेन पाथ में, तो वहाँ पर वंस दैट रीइंफोर्स एंड द नेक्स्ट मोमेंट दैट रेयरिफिकेशन आकर, रीइंफोर्समेंट रेयरिफिकेशन, इस तरह से आपको एक जगह से दूसरे जगह में आपका होता है। तो ये वैसे ही होता है जैसे एक रस्सी को बांध दो और दूसरे एंड से ऐसे करो, तो इसी तरह से आएगा आपका।
तो इस घटना का नाम है इंटरफेरेंस। और डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ऑल ऑफ यू नो द लाइट ऑलवेज प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे ही ये लाइट रे एक चाकू के शार्प एज जो होता है ना, व्हेन द लाइट रे पासेज थ्रू शार्प एज ऑफ द नाइफ फ्रॉम दैट पॉइंट दैट बेंड, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट को यहाँ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एज ऑफ द नाइफ, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन में भी जैसे आपको इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन, ये जो पैटर्न बनता है, तो यहाँ आप लिखेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शोज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। Electron also shows interference and diffraction pattern, and that always explained by the wave concept, not the particle concept. That means you can say electron also behaves as particle, wave nature, because that show interference and diffraction pattern. अब देखा गया कि some phenomenon of electron behaves as particle while some other phenomenon behaves as a wave nature. देन साइंटिस्ट केम इन डायलेमा कि अब हम क्या माने इसको, पार्टिकल नेचर ट्रीट करें कि वेव नेचर, चूंकि अलग अलग घटनाएं अलग अलग तरह से होता है। जैसे आपका जितना लाइट में टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप से जो भी डेरिवेशन है, रिलेशन है, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द वेव कंसेप्ट, दैट इज ऑलवेज एक्सप्लेन बाय द वेव कंसेप्ट। वहाँ पार्टिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का घटनाएं हैं जो कुछ है जो पार्टिकल हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी किसी घटना में वेव नेचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है, वेव नेचर के आधार पे वो शो करता है नेचर उसका। तो फिर साइंटिस्ट लोग देखा कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं, आपको लाइट भी है और कोई भी चीज़ है वर्ल्ड में, उस सब में ड्यूअल नेचर है। हम लोग ह्यूमन बीइंग में भी ड्यूअलिटी है, टू डिफरेंट नेचर है। क्रिकेट बॉल एज ए हम लोग पार्टिकल ट्रीट करते हैं, लेकिन एज ए वेव वो भी आपको नेचर शो करता है। जब वो क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं, मोशन में आता है, तो दैट ऑल्सो डेवलप द वेव। लेकिन वेवलेंथ ऑफ दैट क्रिकेट मूविंग क्रिकेट बॉल इज सो शॉर्टर दैट इज बियॉन्ड टू मेजर इट। तो उसका वेवलेंथ हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो अब तक यही था कि किसी माने वेव का हम से रिलेटेड हम लोग वेवलेंथ बोलते थे, फ्रीक्वेंसी बोलते थे। लेकिन अब आपको ये मानना पड़ेगा कि पार्टिकल का भी, कोई भी सब्सटेंस का भी आपका वेव नेचर होता है, उसमें भी वेव डेवलप करता है, उसमें भी वेव फ्रीक्वेंसी होता है। तो हर एक चीज़ में आपका ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको रिसेंट कंसेप्ट है ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो आपको ये अब समझ में आ गया, जब साइंटिस्ट लोग जब ये मान लिया कि इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज मीन्स ड्यूअल नेचर इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड ऑल साइंटिस्ट एक्सेप्टेड द ड्यूअल नेचर, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन फाइनली फिर ये बात बोला गया कि जनरली ये देखा गया जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो उस साइज वाला जनरली वो एज ए वेव हम लोग ट्रीट करते हैं, और जो बिगर साइज में है, लम साइज में है, उसको एज ए हम लोग पार्टिकल ट्रीट करते हैं। बट ईच एंड एवरीथिंग हैज़ ड्यूअल नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर यहाँ अब ये बात आया कि अब तक जो फिजिक्स केमिस्ट्री में डेरिवेशन था, रिलेशन था, आइदर दैट वन बेस्ड ऑन द वेव नेचर और दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर। अब now the dual nature of electron is accepted by the all scientists. That means we have certain relation that obeys the particle nature as well as wave nature, दोनों को accept करे, तब फिर several scientists involved to give such a relation। तो आगे चल के several scientists में डी ब्रॉगली को सफलता मिला। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन। ओके, thank you for the listening.